बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, करंट इकनॉमिक सिचुएशन और हुकूमत जो नई आ रही है उसके लिए पास क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें पिछले चंद सालों का, तो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन डे बाय डे ख़राब होती जा रही। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इशू है। हमने कब तरक्की की थी, वो हमारा पास 60s का दौर था, उसके बाद डाउनफॉल ही हमारा चल रहा है। कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इकनॉमिक सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को हम किस तरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम खाली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्नोलॉजी का वो बहुत कम है। कुछ कहते हैं $2 बिलियन है, और फ्रीलांसर्स को भी अगर हम शामिल कर लें तो $5 बिलियन के करीब कह रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी भी सामने नहीं उसकी आ रही, लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो अराउंड $200 बिलियन पे चला गया हुआ है। तो हम कैसे चीज़ों को बेहतर करते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे, ख़ास तौर पे इकनॉमिक सिचुएशन और टेक्नोलॉजी में उसका रोल, इसके ऊपर। मैं अपने प्रोग्राम में असद एजाज भट्ट साहब को खुश आमदीद करता हूँ, जो इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका में इस वक्त PhD कर रहे हैं, तो उनसे हम इस मामले में बात करें। जी असद एजाज भट्ट साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। टाइम थैंक यू सो डिफरेंस तो मच डॉक्टर काफ़ी है। साहब। जी जी, इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग हियर। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। लुकिंग वेलकम। फॉरवर्ड। असद एजाज भट्ट साहब, पहले आप हमें ये बताएं कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है और वर्ल्ड में क्या है इस वक्त सिचुएशन। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया की अगर इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए तो फरवरी 2022 में आप जैसे जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, जी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्शंस होनी शुरू हो गई। उन बिल्कुल। डिसरप्शंस की वजह से एनर्जी प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हुई और पूरी दुनिया में ये अंसर देखने में आया, जिसको एनर्जी इन्फ्लेशन कहते हैं। लगभग 17 ममालिक ऐसे थे जो जी डिफॉल्ट की सिचुएशन पर चले गए। मोस्टली इमर्जिंग या लो टू मिडिल इनकम इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, वो जी इकोनॉमीज जिनमें इजिप्ट शामिल था, श्रीलंका डिफॉल्ट कर भी गया, जी पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दहाने पे आ गए, क्योंकि इन सब मुल्कों में, जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में फरमाया, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस इन सब मुल्कों ने एक्सपीरियंस करने शुरू किए, क्योंकि इन लोगों की इंपोर्ट बिल जो है, ये जी एसेंशियली ये सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है ये एनर्जी को इंपोर्ट करती हैं और उसी के थ्रू अपनी सनतों को, ट्रांसपोर्ट को चलाती हैं। तो इन बिल्कुल, सब मुल्कों के जो बेसिक इनपुट एनर्जी है। इंपोर्ट बिल्स, जी जी, इंपोर्टिंग इकोनॉमीज हैं, जी तो इनकी जब इंपोर्ट बिल्स बढ़े और इंपोर्ट बिल्स ऊपर गए, तो इन सब मुल्कों में एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने में आया, जिससे जी जिसके इन मुल्कों में जो आउटपुट है, यानी GDP ग्रोथ है, उसके ऊपर भी उसके असरात मुरतब हुए, और जिसके असरात वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी मुरतब हुए। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी ग्लोबल जो इन्फ्लेशन जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिना के तौर पर सामने आई। जी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी इन्फ्लेशन हमें बहुत वाफिर मिकदार में देखने में आई। जी 40% भी मंथ ओवर मंथ इन्फ्लेशन देखी जा सकती थी, यानी ईयर ओवर ईयर, बट कंपेयर टू द सेम मंथ प्रीवियस ईयर 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन भी देखने में आई, जो अब भी लगभग 25% के आसपास है। तो जी महंगाई एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान ने भी उसको फेस किया, और ग्लोबल इकोनॉमी को भी यही चैलेंज इस वक्त दरपेश है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बेशतर ममालिक अब इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। लगभग जी 24 से 25 मुल्क, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिनमें बिल्कुल 2024 में इंतखाबात होने हैं। तो इन सब मुल्कों में एक ही एजेंडा होगा, वो ये होगा कि बिल्कुल इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर पिछले 1-2 साल कैसे गुजरे, मैं उसके ऊपर भी ब्रीफ कर बिल्कुल। सकता हूँ, बट इफ दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जी हम उसका इंतजार करते हैं। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान इकोनॉमी के ओवरऑल अगर हम लास्ट 20 ईयर्स का भी एनालिसिस करें तो वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हम डबल फिगर्स में ही जा रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारी $30 बिलियन की इंपोर्ट है तो 60+ की जी एक्सपोर्ट होती है। अब सॉरी, $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो 60+ की इंपोर्ट है। तो हमारे पास 30 टू 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट आता है, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है। तो आप पिछले 2 साल का ज़रा एनालिसिस करके बताएं, और फिर बताएं कि आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि हमारी इस वक्त जब से इंपोर्ट बिल बढ़े तो वही जो आप 60-70 बिलियन की बात कर रहे हैं, 2023 में वो इंपोर्ट तकरीबन लगभग 80 बिलियन के करीब चली बिल्कुल। गई, जिसमें से आप 30 बिलियन की एक्सपोर्ट करते थे तो वो हिस्सा पूरा हो जाता था। बिल्कुल। फिर आप पीटीआई के दौर में, उनके आखिरी साल में, इंपोर्ट बिल जो है, स्पेशली ये ट्रेंड कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जी। कोरोना में ये हुआ कि जो इनफॉर्मल चैनल, हुंडी या उस तरह के अनासर के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता था, वो चूंकि जी। ट्रैवल बैन जब लगे तो वो इनफॉर्मल चैनल से जो पैसा ट्रांसफर होता था या रिमिट होता था, हम्म। वो जब बंद हुआ तो वो सारा पैसा फॉर्मल चैनल से आना शुरू हो गया, यानी कि वो बिल्कुल। सरकार के नेशनल अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो हम्म। गया। तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से एक मैसिव इंक्रीज आया पाकिस्तान की रिमिटेंसेज में। जो रिमिटेंसेज बिल्कुल, आपकी रिमिटेंसेस में। 20-22 बिलियन के अराउंड थी, वो रिमिटेंसेज आपकी 30 बिलियन के अराउंड चली गई। बिल्कुल। 30 बिलियन का मतलब है 2.5 बिलियन पर मंथ बिल्कुल। रेमिटेंस रिकॉर्ड होनी हुई पीटीआई के आखिरी 6-7 महीने में, जो इमरान जी। खान साहब की हुकूमत थी। तो 30 बिलियन आप इसको लगा लीजिए, 30 बिलियन की एक्सपोर्ट, तो इन दोनों को मिला के 60 बिलियन बनता था। फिर जी। आपका एक छोटा सा हिस्सा इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी हम्म। है। तो इसके बाद जो 7, 8, 9, 10 बिलियन आपके पास बचता है, वो है आपका असल डेफिसिट। बिल्कुल। और इस डेफिसिट के ऊपर ही फिर बात होती है, जिसको हम हम्म। एसेंशियली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अहम बात डॉक्टर साहब इसके अंदर ये है कि ये जो रेमिटेंसेस थी, ये सप्रेस हुई 2023 का, या दिसंबर 2022 या जनवरी 2023, जो पीडीएम की गवर्नमेंट का मिड टर्म था, जिसके अंदर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3 बिलियन से भी नीचे चले गए, यानी बिल्कुल। लोएस्ट वो रिकॉर्ड हुए थे हम्म। 2.9 बिलियन जी। पे। तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि हम्म। दिसंबर 2022 में हमने एक बॉन्ड पेमेंट करनी थी, जी। आईएमएफ वापस आ नहीं रहा था। हम्म। 2023 के फिर फरवरी में आईएमएफ का मिशन अराइव किया, और उन्होंने हम्म। 2 से 3 महीने लिए हम्म। नेक्स्ट रिव्यू करने से, क्योंकि जी। उससे पिछला रिव्यू मिफ्ताह इस्माइल साहब के दौर हम्म। में हुआ था, अगस्त 2022 में। जी। तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर सबसे मुश्किल टाइम था। हम्म। उसी वक्त आपके जो $2.5 बिलियन के पर मंथ रेमिटेंसेज आते थे, वो डिक्लाइन होकर तकरीबन 1.9 बिलियन पर चले गए थे, वो बिल्कुल। भी लोएस्ट रिकॉर्ड हुए जनवरी 2023 में। जी। तो आप एक ट्रिपल जेपर्डी फेस कर रहे थे। हम्म। एनर्जी इन्फ्लेशन तो हो ही रही थी पाकिस्तान में, लेकिन हम्म। साथ साथ आईएमएफ का प्रोग्राम भी डिले हुआ हुआ था, हम्म। और आपने उसी दौरान बॉन्ड पेमेंट्स भी करनी थी जी। दिसंबर 2022 में। हम्म। और साथ साथ एकदम जो रेमिटेंसेज आती हैं बाहर के ममालिक से, वो भी एकदम नीचे जाना शुरू हुई, जिसको जी। लोगों ने जो इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, लोगों ने एट्रीब्यूट किया कि इमरान खान साहब चूंकि चले गए हैं, हम्म। जिन पे डायस्पोरा या पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जी। ट्रस्ट करते हैं, तो वो पैसा भिजवाते थे। उसमें उसका भी कुछ आंसर होगा, लेकिन एक मेजर आंसर, जैसे मैंने बताया, कि ये कोविड के बाद से पेमेंट्स ऊपर जानी हम्म। शुरू हुई, क्योंकि इसमें अगर इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट का आंसर हम्म। ज्यादा नुमाया होता, तो 2018 के जुलाई में इमरान साहब आए थे। तो जी। 2018 के जुलाई से 2020 के फरवरी में जब कोरोना आया, इन पौने 2 साल में भी रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए था, हम्म। लेकिन वो तजुर्बा उस दौरान नहीं हुआ। तो बिल्कुल। इसमें एक मेजर आंसर कोविड के दौरान जो एक पीक आया था, दैट बिगैन टू स्लो हम्म। डाउन, जैसे कोविड खत्म हुआ और इनफॉर्मल चैनल्स 2022 में दोबारा ओपन होना शुरू हुए, जब हम्म। कोविड रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई जी। essentially। तो 1.89 बिलियन थी जनवरी हम्म। 2023 के अंदर हमारी रेमिटेंसेस, जो कि अपनी जो हम्म। $2.5 बिलियन की पीक थी, उससे नीचे आते आते 1.9 पे आ गई। तो ये जी। ट्रिपल जेपर्डी हमने जनवरी 2023 में फेस की, जिस वक्त हर बंदा ये आवाज लगा रहा था कि पाकिस्तान अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, बिल्कुल उससे अगले डिफॉल्ट हो हफ्ते जाएगा। डिफॉल्ट करने वाला हम्म। जी। लेकिन हमने आईएमएफ का प्रोग्राम जब आया, 2-3 महीने हमने गुजारा जी। किया। आप जानते हैं कि गुजारा किया गया इंपोर्ट कंप्रेशन की पॉलिसी अपना के, हम्म। जिसको इसाक डार साहब ने एज अ पॉलिसी बिल्कुल। अपनाया, और उन्हें बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपनाए, हम्म। जिसके थ्रू उन्होंने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया। हम्म। उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस पटरी पर तो नहीं डली हम्म। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जरूर हुआ कि इकोनॉमी में जो डिफॉल्ट था वो पोस्टपोन होता गया, बिल्कुल। डीले होता गया, और हम्म। इसी दौरान आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया। उन्होंने हमें लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं इस फिगर के बारे में, तो $1.17 बिलियन की ट्रांच बिल्कुल। हमसे डिसाइड की, हम्म। बेस्ड ऑन द ninth review of the IMF हम्म। extended fund facility that Pakistan entered in जी। 2019 during PTI's government। जी। तो उसके बाद से फिर हमने देखा कि अब करंट सिचुएशन डॉक्टर साहब ये दोबारा हुई है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है आपकी नाजरीन के लिए, मैं ये खुशखबरी देता चाहूं कि
जनवरी ऑफ 2024 में जी रेमिटेंसेस में कुछ 26% इजाफा हुआ है जी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान, बिल्कुल। जो कि रेमिटेंसेस हमारी जिस लेवल पे थी 1.8 बिलियन, 9 बिलियन डॉलर इन जनवरी ऑफ 2023, उस फिगर के ऊपर अगर हम इसका इंक्रीज देखें तो जनवरी ऑफ 2024 में दोबारा हम लगभग 2.4 से 2.5 बिलियन डॉलर के जी दरमियान हमारी एक महीने की रेमिटेंसेस हैं, जो कि उसी एवरेज पे हमें ले जाती है तकरीबन 30 बिलियन डॉलर ईयर की। एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कुछ 24% इजाफा हुआ है ओवर द बिल्कुल। फिगर इन जनवरी ऑफ 2023। तो ये दोनों अनासर की वजह से ये हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो जो 3 बिलियन डॉलर पर चले गए थे जनवरी 2023 में, वो अब वापस 8 बिलियन डॉलर के फिगर के आसपास आ चुके हैं, जो कि कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन एक मुल्क जिसका डेफिसिट कोई 8 या 10 बिलियन डॉलर का हो और जो 30 जो 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता हो, तो उस मुल्क के अंदर 8 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स इज जस्ट, आप समझ सकते हैं कि 80 बिलियन डॉलर का मतलब है कि लेस देन और परहैप्स अराउंड 1 मंथ ऑफ इंपोर्ट्स जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिसको हम अमूमी तौर पे लोग इसी नंबर को कोट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं कि मुल्क एक महीने बाद दिवालिया हो जाएगा। खैर वो ऐसा होता तो नहीं है, बट हमारे पास रिजर्व्स बहरहाल सिर्फ 8 बिलियन डॉलर के हैं, जबकि हमारे पास इंपोर्ट्स 80 बिलियन डॉलर की हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स के पुराने ट्रेंड्स को देखें तो दिस इज अ नंबर दैट शुड इंस्टिल अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है। आपने जो बात की है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ग्रे चैनल भी है। जो रेमिटेंसेस आपकी कम आना शुरू हुई वो ग्रे चैनल की वजह से भी उस पर इम्पेक्ट आया था, क्योंकि आपका डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल अगर 300 रुपीज़ ऑफिशियल था तो ग्रे चैनल में वो 330 340 पे जा रहा था। तो वो स्मगलिंग जो हुई, उस स्मगलिंग का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर आया था कि फॉरेन रेमिटेंसेस, क्योंकि मुझे अगर बैंकिंग चैनल से 300 मिल रहा है और नॉन बैंकिंग चैनल से मुझे 330 340 मिल रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको प्रेफर करूँगा क्योंकि उसमें मेरा बेनिफिट ज़्यादा है। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है इस वक्त जो जाने वाली है, उसने कुछ जो मेजर लिए थे वो इस पॉइंट ऑफ इसको ठीक किया था। तो आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें पॉइंट है? डॉक्टर साहब, इसके ऊपर जो एस्टिमेट्स है ना, वो बहुत वेरी करते हैं। जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कस्टम्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बैठ के इसके ऊपर बहुत जामे पॉलिसी जी बनाई थी जब इसाक साहब फाइनेंस जी मिनिस्टर थे। और उस पॉलिसी का मतन ये था बेसिकली, यानी जो जो उस पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अफगानिस्तान को जो डॉलर स्मगल हो रहा है उसको रोका जाए। जी डॉक्टर साहब, ये बात समझना बहुत अहम है और इससे एक और भी चीज इंडिकेट होती है कि कैसे जो ये मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिसके अंदर कस्टम्स और ट्रेड बैरियर्स उतने ज्यादा नहीं है और करेंसी की फ्री मूवमेंट होती है और जिन चीजों को पैटर्न जो है कंट्रोल भी करने की कोशिश करती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके नाजरीन के लिए मैं जी आप स्टोरी बताना चाहता हूं कि 2021 के अगस्त में, और इसी तरह ही इकोनॉमीज मूव करती हैं, लेकिन अंडरलाइंग इस तरह के फैक्ट्स जो है वो आम पब्लिक के सामने नहीं आ पाते। जी अगस्त 2021 में अमेरिका एग्जिट करता है अफगानिस्तान से और तालिबान की हुकूमत आती है। उसके बाद अमेरिका क्या करता है कि कुछ 10 बिलियन डॉलर के लगभग के फॉरेन एसेट्स या फॉरेन करेंसी आप कह सकते हैं जो कि अफगानिस्तान ओन करता था, जो कि उसको मुख्तलिफ ग्रांट्स, डोनेशन और बहुत सारा पैसा उसमें अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुद दिया हुआ था जब तक वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे थे। जी वो अमेरिकी बैंक्स के अंदर पड़ा था। अमेरिका ने जब अमेरिकन एग्जिट हुआ और तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, जी जी तो वो एसेट्स फ्रोजन एसेट्स थे, जिसपे आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा लय दे भी हुई अमेरिकी गवर्नमेंट की और उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि पीपल आर सफरिंग एंड पीपल आर हंग्री इन अफगानिस्तान, पर अमेरिका इन एसेट्स को डी फ्रीज नहीं कर रहा। तो वो जब पैसा हुआ डी फ्रीज, तो ऐसे अफगानी इंपोर्टर जिनको डॉलर की जरूरत थी या जो डॉलर ड्रिवन बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे या डॉलर डिपेंडेंट बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे, वो क्या करते थे कि जो हमारा पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जिसको जी क्रॉस करना बहुत ही आसान है, जी उस बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानी आते थे पाकिस्तान में जी और वो असेंशली ये करते थे कि यहां से पाकिस्तान से महंगा डॉलर खरीदते थे। अगर जी 300 का डॉलर था, जैसे आपने इशारा किया, तो जी वो बिल्कुल ब्लैक मार्केट से 330 या 340 का भी
खरीद लेते थे। जी। लेकिन उसके अंदर डॉक्टर साहब दो बातें हैं। कुछ लोग उसमें ये बात कहते हैं कि जी वो पैसा वो लोग पाकिस्तान के अंदर ही उसको स्पेंड करके जाते थे, तो उस पैसे की पाकिस्तान से फ्लाइट नहीं होती थी। राइट। एक उसके अंदर राय ये पाई जाती है कि नहीं, मेजर आंसर ये नहीं है, यहां से पैसा फ्लाई करके अफगानिस्तान में जाता है। अब इसके जी। ऊपर कस्टम्स वालों के पास भी जो थी वो इतनी ज्यादा प्रीसाइज इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक एस्टिमेट जो उस वक्त कोट किया जाता था वो ये था कि इस सारी जो अफगान में डॉलर स्मगलिंग है अफगानिस्तान में, इसका क्वांटम कोई होगा 300 से 400 मिलियन डॉलर का, यानी 0.3 टू 0.4 बिलियन डॉलर का। बिल्कुल। तो उस वक्त ये जरूर था कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट इसहाक डार साहब की लेड फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जी। वो इसको कोट तो करती थी कि अफगानिस्तान वाला एक मेजर आंसर है। हम्म। नेचुरली जिस मुल्क के पास टोटल रिजर्व्स 3 बिलियन डॉलर के रह गए हों, उसके लिए 0.3 या 0.4 बिलियन डॉलर एक बड़ी रकम है। बिल्कुल। लेकिन अगर पाकिस्तान के लॉन्गर टर्म एवरेजेस को देखा जाए रिजर्व्स की, जो कि 10 या 12 बिलियन डॉलर के लगभग घूमती बिल्कुल। है, उस फिगर को देखते हुए 0.3 या 0.4 बिलियन डॉलर इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल। असल बिल्कुल। मसला वही था जो कि एनर्जी इन्फ्लेशन की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल ऊपर गया, जी। और 60-70 बिलियन डॉलर की बजाय हमने 80 बिलियन डॉलर की बिल्कुल। इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। That was the major cause of the current account deficit and बिल्कुल। the succeeding or the consequent uh, decline in foreign exchange reserves. जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक और जो चीज़ इसमें मतलब हुंडी ने तो काफ़ी रोल कहते हैं प्ले किया। हुंडी के साथ साथ अगर हम बात करें कि प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज जितने भी बने हुए, क्या दुनिया में ये प्राइवेट करेंसी एक्सचेंजेस का कंसेप्ट है? यूरोप को अगर मैं देखता हूँ या अमेरिका को देखता हूँ तो बैंकिंग चैनल के थ्रू हो सकता है, प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज नहीं होते। तो प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज वो स्मगलिंग और हुंडी में मुलवस हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट? जी डॉक्टर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें दो बातें डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जी। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जिन डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ हम तजिया या मुआवजा करते हैं पाकिस्तान का, जी। उनका जो ट्रेडिशनल बैंकारी का निजाम है वो बहुत जी। पका हुआ मैच्योर निजाम है। हम्म। तो उसमें मनी की जो ब्रॉड सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, जो कि जी। मईशत का पहिया जिससे चलता है, और मेरे और आप तक और सब लोगों के हाथों में ये जो पैसा जो जी। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बाइंग करते हैं अपने हम्म। कारोबार के लिए या अपनी हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, बिल्कुल। वो पैसा, उस पैसे की हम लोगों तक रसाई होती है उस निजाम के थ्रू, उस बैंकिंग के निजाम के थ्रू, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते जी। हैं। जो कि उस बैंकिंग, वो बैंकारी का निजाम हम्म। कितना पका हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल। वो, आप इसको ऐसे समझ लेना कि वो नेटवर्क कितना वसी है, उस हम्म। पर डिपेंड करेगा कि मनी की सर्कुलेशन इकोनॉमी में कितनी जी। अच्छी तरीके से होगी। तो चूंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में फाइनेंशियल मार्केट्स और हम्म। उनका जो बैंकिंग का निजाम है वो इतना हम्म। मेच्योर और पका हुआ है कि जी। उनको इस तरह की थर्ड पार्टीज की सर्विसेज दरकार नहीं है मनी की सर्कुलेशन को बिल्कुल। इंश्योर करने के। लेकिन हम लोगों के निजाम में चूंकि बैंक, हमारे मईशत में बैंकारी का निजाम इतना पका हुआ या मेच्योर निजाम हम्म। नहीं है, उसकी वजह से डॉक्टर साहब ये आंसर देखने में आता है कि हमें हम्म। रिलाई करना पड़ता है इन एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, या ये जो थर्ड पार्टी रिटेल बिल्कुल। आउटलेट्स हैं एक्सचेंज के, इनके ऊपर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लोग इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर मुलविस भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं एक माजी में मशहूर केस है खनानी एंड कालिया का, बिल्कुल। जो कि पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजने में मुलविस थे, लोगों की इलीगल मनी को पाकिस्तान से बाहर स्मगल करते थे। लेकिन पैटर्न के आने के बाद डॉक्टर साहब ये भी बात काबिल गौर और काबिल जिक्र है कि इस आंसर के अंदर बहुत ज्यादा कमी देखने में आई है, और गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब बहुत स्ट्रांगली जी। रेगुलेट भी कर रहा है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, ये प्रपोजल बहुत सारे फिस्कल इकोनॉमिस्ट दे चुके हैं पाकिस्तान में कि अगर आपने, या मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट दे चुके हैं पाकिस्तान में कि अगर आपने डॉलर की फ्लाइट को रोकना है और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, तो उसके लिए अहम है कि इनको बंद कर दें। एक्सचेंज कंपनीज को बंद करें बिल्कुल। और अपने बैंकारी के निजाम को इतना मजबूत बनाएं कि ये सर्कुलेशन सिर्फ उसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो सके। जी डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है।
असद इजाज़ भट्ट साहब, अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का यहीं से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। असद साहब, आपने एक बात की थी एनर्जी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी अगर हम देखें इंटरेस्टिंग, उसमें भी फिगर सामने आती हैं कि दुनिया भर में जो एनर्जी मिक्स होता है उसमें चीप एनर्जी आपकी 70 to 80% होती है और फॉसल फ्यूल के थ्रू जो है ना वो 20 to 30% होती है। हमारा ये एनर्जी मिक्स रिवर्स हुआ है। हमारे पास जो चीप, जिसमें हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, उसको अगर हम देखते हैं तो उसके थ्रू 20 to 30% है और बाकी आपका जो है ना ऑलमोस्ट 80 to 70 to 80% जो है वो फॉसल फ्यूल है। हमने IPPs लगाए, लेकिन हमने एनर्जी मिक्स को सामने नहीं रखा। उसका हमने ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स की कि जी साल में, 2 साल में या 3 साल में हमारा जो एनर्जी का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। उसका नेट इम्पैक्ट ये आया है कि जी इस वक्त गरीब भी बुरी हालत में है, एनर्जी की कॉस्ट बहुत है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओवरऑल और कंपेटिटिवनेस में पाकिस्तान लो हो गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये काबिले फिक्र और काबिले गौर है कि जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही थी जी तो पाकिस्तान चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कर रहा था। जी, वैसे तो हमने, आप जानते हैं कि सीपैक के ऊपर काफी रिसर्च की, बिल्कुल काफी काम किया। बिल्कुल आप खुद भी उससे मुंसलिक रहे, बिल्कुल, बर्की 1920 इंस्टीट्यूट ऑफ, खास तौर पे। जी जी बिल्कुल, बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक बिल्कुल पॉलिसी में मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ जो बिप ने कंडक्ट की, जी जिस इदारे से आप भी मुंसलिक हैं। जी लेकिन डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट बात यह है कि और लोग बड़े अपबीट थे कि सीपैक के बड़े अच्छे नताइज मुरतब होंगे पाकिस्तान इकोनॉमी पे, जी और वो हुए भी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीपैक की एक रेलवे की साइड थी, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड थी और एक जी एनर्जी की साइड थी। उसमें जो एनर्जी की साइड थी, जिसमें चाइनीज कंपनीज ने यहाँ पे आके पावर प्लांट्स लगाने थे, जिनके उनके साथ हमारे 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो सारे पावर प्लांट्स कोल बेस्ड हैं। राइट, बिल्कुल और कुछ लोगों ने न्यूक्लियर की पाकिस्तान में तजावीज दी, कुछ चाइनीज कंपनीज ने तजावीज दी, पर जी न्यूक्लियर थोड़ा सा महंगा है कोल से। जी अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं डॉक्टर साहब के, अ, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो एनर्जी हंग्री कंट्रीज हैं, जी, उनको एक तो इस तरह की एनर्जी चाहिए जो रेडिली अवेलेबल हो और बिल्कुल फौरी तौर पे इमीडिएटली अवेलेबल। तो अक्सर रिन्यू रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल वाला, यानी जो सस्टेनेबिलिटी वाला कंसर्न है जिसकी जी, तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल वो अक्सर पसे पुष्ट क्यों डाला जाता है? एक, कि हम ये टेक्नोलॉजी जो है लोकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो जी, हम अक्सर डिपेंडेंट हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमें चाइना जैसे ममालिक सप्लाई करते हैं। बिल्कुल तो फिर हमें डिपेंड करना पड़ता है कि उस मुल्क की जो टेक्नोलॉजी है वही हमारे लिए अवेलेबल होती है, बिल्कुल क्योंकि हमने, अब जैसे सीपैक में चाइना कहता था कि हमारे पास कोल फायर्ड पावर प्लांट ही है जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको वही लेना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग हम लोगों के पास, जैसे कि सीपैक के अंदर हुआ, कि ये पावर प्लांट्स को लगाने या सेटअप करने का जी पैसा नहीं है। तो मसला फिर कोई एक सिचुएशन, अगेन बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली आ जाती है कि हम चूज नहीं कर सकते कि हमें किस तरह की सोर्स वाला पावर प्लांट चाहिए। अगर वो राइट, हमें कोल दे रहे हैं क्रेडिट पे, 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर रहे हैं जिसके अंदर हमें लोन के ऊपर वो पावर प्लांट मिल रहा है, बिल्कुल अपनी एनर्जी नीड्स को देख के वी वुड हैव टू रिलाई ऑन द काइंड ऑफ एनर्जी दैट चाइना, अ कंट्री लाइक चाइना इज प्रोवाइडिंग। ठीक है, राइट, तो एक इसके अंदर ये जो इमीडिएट एनर्जी नीड्स वाला कंसर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल तीसरी बात डॉक्टर साहब इसमें अहम ये है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी मिक्स, आप इस बात को समझिए कि जिन ममालिक का एनर्जी मिक्स है, जिन डेवलप्ड कंट्रीज का भी है, उनको उस एनर्जी मिक्स को तब्दील करने में बहुत ज्यादा अरसा लगा, बहुत बिल्कुल ज्यादा अरसा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको ओवरनाइट तब्दील किया जा सके। नहीं, बिल्कुल ठीक हाँ, बात है। लेकिन क्या आप राइट स्टेप्स ले रहे हैं अभी तब्दील करने पे? इस पे मुझे याद है कि रिसेंट गवर्नमेंट में, मैं इसमें एक सियासी बात करना चाहूंगा कि जी शाहिद खान अब्बासी साहब का जी, प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ यही एक इख्तलाफ बना, क्योंकि उनका एनर्जी पे बड़ा तजुर्बा था। बिल्कुल हालांकि माजी में उनपे भी, पिछली PMLN की गवर्नमेंट में जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, उनपे जी, भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता था। लेकिन अब वो इस PDM की जब
पीएमएलएन की ये वाली गवर्नमेंट बनी 16 महीने की शहबाज जी शरीफ की, तो इसमें वो बहुत ज्यादा, उन्होंने कैबिनेट की पोजीशन तो नहीं ली, लेकिन जिन मीटिंग्स पे वो आते थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे जी कि हमें कोल बेस्ड अब या महंगे पावर प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो महंगाई का आंसर है ना, जी अल्टीमेटली फिर यही इंपॉर्टेंट बात रह जाती है कि इट बिकम्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सस्टेनेबिलिटी जी एंड अफोर्डेबिलिटी। और फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक को सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन द फेस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, अच्छा, क्योंकि वो इसमें हमारे मैं लिए इस एक वक्त बात ज्यादा ऐड अहम करना सवाल है। चाहूँगा आपके लिए कि जी डॉक्टर अगर हम दरिया सिंध को देखें तो उसके साहब। जी 32,000 फीट तकरीबन हाइट से आ रहा है और सी में जा रहा है, तो जिगजैग है मोस्टली कालाबाग तक। और उसमें अगर हम एनर्जी की कैपेसिटी देखें तो मोर देन 100,000 मेगावाट की उसमें कैपेसिटी है। हम डैम की बात करते हैं, डैम रिजर्वायर होता है वाटर के लिए, कि वाटर की जी रिक्वायरमेंट्स, तो वो प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, वो वैल्यू एडिशन है उसके थ्रू फर्दर के, जब आपके पास पानी है तो उसके थ्रू बिजली भी आप बनाते हैं। लेकिन रन ऑफ द रिवर एक टेक्नोलॉजी है कि जो आपने हेड एक क्रिएट करना और उसके बाद डाइवर्ट करना है टरबाइंस के थ्रू, और एनर्जी 24 आवर प्रोड्यूस हो सकती है। जी क्योंकि दरिया में पानी, डैम में आप पानी जमा करेंगे और फिर चंद घंटों के लिए आप छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी जो डैम की है वो 30 डेज से ज़्यादा की नहीं है। तो हमने ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोंजी और दासू में फिजिबिलिटी स्टडी 2002 में कंप्लीट हुई थी 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी की, और उसमें से एक प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है और बहुत स्लो चल रहा है, दासू वाला। दासू की कैपेसिटी 5,000 मेगावाट की है। तो हमने अपनी प्लानिंग में इन चीज़ों को क्यों नहीं शामिल किया डॉक्टर लॉन्ग टर्म? साहब, डॉक्टर साहब देखिए, इसकी जो पॉलिटिकल साइड है उसको तो मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता। राइट, नेचुरली कालाबाग डैम के आप जानते हैं कि सराउंडेड बाय अ बिल्कुल। लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, और उसमें जो रीजनल पॉलिटिक्स है और वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जो जी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं कि कालाबाग क्यों नहीं हुआ। जी पर कालाबाग पे मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने उसकी पर्सनली कोई फीजिबिलिटी बिल्कुल। नहीं देखी। अगर मैंने देखी होती तो मैं शायद बेहतर कमेंट कर सकता। जी लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे, आप जानते हैं, माजी में जी एक जज आए जिन्होंने इस डैम्स के लिए पैसा इकट्ठा किया। वो जी कालाबाग के बिल्कुल। लिए तो नहीं था, वो आई थिंक भाषा बादशाह डैम डैम। के लिए था। लेकिन जी, लेकिन उस वक्त तासुर ये दिया गया, क्योंकि मैं एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर सकता हूँ कि हमारी जो फिस्कल स्पेस है या हमारा जो रिसोर्स एनवेलप है गवर्नमेंट का, उसके अंदर से डैम नहीं बनाया जा सकता, जी जबकि बिल्कुल। ऐसी बात है नहीं। आई मीन, आप इतने ज्यादा फॉरेन एड और ग्रांट्स आते हैं और फंडिंग आती है जिसके थ्रू हम काम कर बिल्कुल। सकते हैं। इस तरह के किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हम अपना 4-5 साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसकी तरफ लगा सकते हैं और बिल्कुल। डाइवर्ट कर सकते हैं, जिस दौरान हम सड़कें या हॉस्पिटल या बड़े ब्रिजेस पूरे पाकिस्तान में ना बनाएं। तो अगर हम इसको, अपनी फिस्कल स्पेस को थोड़ा सा रीओरिएंट करें, तो हम एक लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात अहम है कि पूरी दुनिया के अंदर, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज में अब एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं स्मॉल डैम्स। आपने 100 मेगावाट की बात बिल्कुल। की। स्मॉल डैम का कॉन्सेप्ट है जो कि लेस देन 5 या लेस देन 10 मेगावाट प्रोड्यूस करके देता बिल्कुल। है। तो उसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो फिजिकल स्पेस है या हमारा जो रिसोर्स एनवेलप है, उसके अंदर हम उस साइज के बेशतर डैम बना भी सकते हैं। इंडस बिल्कुल। वाटर ट्रीटी हमने इंडिया के साथ की थी 1960 में, जिसके ऊपर डिसाइड ये हुआ था कि 3 जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया से ओरिजिनेट करती हैं और डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान में आती है, क्योंकि इंडिया अपस्ट्रीम है, इंडिया उनके ऊपर गेटेड कैनाल्स नहीं बना सकता या गेटेड जो डैम्स है वो नहीं बना सकता। लेकिन उसने लगभग, कहा जाता है कि 1960 के बाद छोटे और बड़े तकरीबन 30 या उससे ज्यादा डैम्स ऐड किए, और पाकिस्तान आज भी मंगला और तरबेला के ऊपर ही खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल कि सही। चाइनीज फंडिंग के साथ 1960 की दिहाई में बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि अ गुड सोल्यूशन इज, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, जी इवन दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास तो भी प्रॉब्लम्स ही अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो बिल्कुल। सॉल्यूशंस के ऊपर जाना पाकिस्तान में मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट ने या सोशल साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम्स को ही अभी टेक्निकली या
बेस्ड ऑन एविडेंस प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से भी डिफाइन नहीं बिल्कुल किया. सही कहा. बट इवन इफ आई हैव टू जंप टू सॉल्यूशंस, आई मीन a good solution within our fiscal space and given the size of our economy, I think a good solution would be building small dams, जो कि हुकूमत को ये solution दिया जा रहा है. आप जानते हैं कि एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सेपरेटली क्रिएट की गई डॉक्टर साहब. पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर होती थी उसको डिसमेंटल किया गया और एक सेपरेट एनर्जी मिनिस्ट्री बना के उसके नीचे एक पावर डिवीजन बना दी गई और उसके साथ एक सेपरेट मिनिस्ट्री खड़ी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, जिसके अंदर एक ये स्मॉल या लार्ज डैम्स की एक अथॉरिटी भी बनी हुई है जिसका काम ही सिर्फ यह है कि वो स्मॉल डैम्स की पूरे पाकिस्तान में फिजिबिलिटीज बनाए. लेकिन उस अथॉरिटी ने भी, मैं नहीं जानता कि कितना काम किया है, लेकिन देखने से यही लगता है कि काम ना होने के बराबर ही हुआ है. जी डॉक्टर साहब. अच्छा, इसमें फर्दर अगर हम देखें तो जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में शौकत महमूद साहब ने कंज्यूमर इकोनॉमी का मॉडल दिया था और हमने उस वक़्त बहुत सारी कारें इंपोर्ट की, लोन दिए बैंकों से, सॉफ्ट लोन्स, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फर्दर देखते हैं तो एयर कंडीशनिंग बहुत चीप कर दी गई. आपके पास 1.5 टन का एयर कंडीशन उस ज़माने में 18 से 20 हज़ार रुपये में मिल रहा था. और उसके अलावा मोटर बाइक्स हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ. तो आप इस वक्त भी अगर हम देखें तो आपका 50% जो कंजम्पशन है वो मोटर बाइक्स में फ्यूल की कंजम्पशन होती है. तो आप इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट थे और फिर आपने इस तरह की हरकत की. उसका नेट रिजल्ट ये निकला है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता गया डे बाय डे. तो हमने क्यों इस तरह की मतलब कंज्यूमर इकोनॉमी के मॉडल में गए, इंपोर्टेड फ्यूल वाले मॉडल, हमने कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई कि जो हमारे बेहतर रिजल्ट दे सकता? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो एक बड़ी फलसफी सी बहस है कि इकोनॉमी को किस हद तक फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको चलाना चाहिए, यानी मार्केट्स कितनी आजादाना तौर पर फंक्शन करें. आजादाना तौर पे फंक्शन करने से मेरी मुराद ये है कि हुकूमती दखल अंदाजी किस हद तक होनी चाहिए मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर. मुशर्रफ दौर में ये हुआ कि उन्होंने मार्केट्स को लिबरलाइज किया, इसमें बैंकारी के निजाम को लिबरलाइज किया, यानी कि डीरेगुलेट किया इकोनॉमी को जनरली. और उसकी वजह से ये हुआ कि हमारी तरह की जो इकोनॉमीज हैं यहाँ पे उस दिन मैं शाहिद जावेद बर्की साहब से बीसी हवाले से एक शो में बात कर रहा था कि मसला पाकिस्तान का यही है कि लोग सेव बहुत कम करते हैं. तो लोगों की जितनी भी इनकम्स हैं अगर उसमें कोई इजाफा आता है तो वो इजाफा सेविंग की तरफ नहीं जाता, वो कंजम्पशन की तरफ. और अगर कंजम्पशन पैटर्न्स को भी देखा जाए तो जब हमारे इकोनॉमी को आजाद किया जाता है यानी लिबरलाइज किया जाता है तो उसके बाद डॉक्टर साहब ये देखने में आता है कि लोग रेकलेस यहाँ पे स्पेंडिंग करते हैं. अब उसमें भी हुकूमत के पास जो हुकूमत के करने वाले काम है डॉक्टर साहब वो ये है कि गवर्नमेंट लोगों की एट द सेम टाइम इकोनॉमी के अंदर इंटरवीन ना करे, लेकिन जो गवर्नमेंट की बैक चैनल पॉलिसीज हैं यानी कि गवर्नमेंट पीछे बैठकर यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी को डायरेक्ट करे. और उस डायरेक्शन का ताल्लुक इस बात से है कि आपकी और मेरी जो कंजम्पशन है यानी मेरी और आपकी इनकम्स तो उस फ्री मार्केट से ही आए, लेकिन जब हम कंज्यूम करने लगे तो सरकार थोड़ा सा हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स को डायरेक्ट करे. इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर आपको पता है कि जो लग्जरी कार्स हैं उनको मंगवाने से इकोनॉमी को दो किस्म के नुकसान होते हैं. पहला ये कि जब आप उस गाड़ी को इंपोर्ट करते हो या उसके पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, आप एक ऑडी लेते हैं या एक महंगी BMW या मर्सिडीज इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो एक तो आपका इंपोर्ट बिल ऊपर जाता है जिसकी वजह से आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन करते हो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे गिरते हैं. दूसरा उसका डॉक्टर साहब नुकसान ये होता है कि वो गाड़ियां लेस एफिशिएंट हैं, जिसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी जैसे कि कोई V8 सिलेंडर वाली गाड़ी है तो उसका वो उतना ही ज्यादा फ्यूल हंग्री भी होगी. तो उस वजह से डॉक्टर साहब होगा ये तो आपकी फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ेगी, अगेन आपका एनर्जी का इंपोर्ट बिल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो डॉक्टर साहब ये जो दो नुकसान हैं, अब अगर हुकूमत को पता है इस दोनों बातों तो हुकूमत लग्जरी कार की इंपोर्ट पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दे कि वो टैक्स डिसइंसेंटिव बन जाए
टू इम्पोर्ट दैट कार और टू ड्राइव दैट कार। ठीक है जी। अब माजी में ये प्रपोजल भी दिया गया कि इस तरह की गाड़ियां जब फ्यूल डलवाने जाएं तो उनका फ्यूल मोटर बाइक वाले से महंगा हो। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत आए, लेकिन ये आया कि हम एक और डबल डिसइंसेंटिव क्रिएट करें, ना कि सिर्फ इन गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी हो बल्कि इनका फ्यूल भी महंगा हो। खैर उसके डिफरेंट मोहरकात होंगे इकोनॉमी में, उनको सेपरेटली डिस्कस किया जा सकता है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस डिसइंसेंटिव को क्रिएट करने से गवर्नमेंट पीछे बैठ के एक बड़े गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि ये गाड़ी आप नहीं चला सकते या नहीं मंगवा सकते। गवर्नमेंट कह रही है कि इस गाड़ी के ऊपर एक बड़ा प्राइस टैग लग गया है क्योंकि इकोनॉमी को इसके नुकसान है। तो इस तरह की कुछ लग्जरी गुड्स या लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर आप हैवीली टैक्स करें और उससे होगा डॉक्टर साहब ये कि आपके पास एक तो टैक्सेशन इनकम ज्यादा आना शुरू हो जाएगी और आपका जो इंपोर्ट बिल है वो आप देखेंगे नीचे जाएगा, आपका एनर्जी इंपोर्ट बिल भी नीचे जाएगा और लग्जरी कार्स का भी। अब ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब इस तरह के मुशर्रफ दौर में ये हुआ कि उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज तो किया, लेकिन लिबरलाइजेशन के साथ साथ इस तरह की जो कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी रेगुलेशंस की जरूरत थी, क्योंकि हम अभी एक बहुत ज्यादा मैच्योर इकोनॉमी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी को अगर अभी आजाद छोड़ा जाएगा तो उसमें उस आजादी का इम्पैक्ट कंजम्पशन पे ज्यादा आएगा, उतना इम्पैक्ट हमारी सेविंग्स के ऊपर नहीं आएगा। और जब तक ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन ग्रोथ तब भी आएगी, लेकिन अगर ग्रोथ कंजम्पशन के थ्रू आ रही है तो वो ग्रोथ कभी सस्टेनेबल नहीं होगी, जिसका शाखसाना डॉक्टर साहब या हमने मुशर्रफ के आखिरी 2 या 3 साल में देखा कि 2005 में कराची स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज थी। क्यों? क्योंकि लोगों को बैंक्स इतना आसान उस कंडीशनैलिटीज के ऊपर लोन दे रहे थे कि सब लोग वो पैसा मार्केट में ले जा रहे थे और स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट हो रहा था और पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो पैसा कंजम्पशन पे भी उतना ही ज्यादा लग रहा था और क्योंकि वो ग्रोथ तो आ रही थी लेकिन वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं थी और अल्टीमेटली इकोनॉमी क्रैश वाली सिचुएशन में पहुंच गई 2007 में। और आप जानते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ। अच्छा असद एजाज साहब, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं, तो FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट पे मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ कि टैक्स कलेक्शन हमारी लोएस्ट है रीजन में। FBR में 38,000 एम्प्लॉय हैं और टैक्स कलेक्शन को अगर हम सामने रखते हैं तो 5,000 से ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है। टैक्स कलेक्शन सिस्टम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, एक तो टैक्स पॉलिसी के भी पाकिस्तान में इश्यूज हैं, लेकिन एसेंशियली इट्स अ गवर्नेंस इशू जो FBR का इशू है और ये FBR के सब लोग इस बात को समझते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हमेशा टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन असल में ये इकोनॉमिक गवर्नेंस का इशू है। FBR की कैपेसिटी नहीं है। एक तो FBR के अंदर अगर स्ट्रक्चरल और ढांचा जाती रिफॉर्म्स किए जाएं, जिसके अंदर मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है एक एंट्री लेवल पोजीशन, उसके ऊपर बहुत इन्हिसार है टैक्स की कलेक्शन के हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट जो है हर साल सिर्फ 35 या 40 असिस्टेंट कमिश्नर हायर करती है CSS के एग्जाम के थ्रू और इतने ही लोग प्रमोट होके भी ऊपर आ रहे होते हैं। लेकिन ये 70-80 लोग जो हर साल में ऐड होते हैं, इतने ही लोग रिटायर हो रहे होते हैं। FBR के पास असल इशू सबसे बड़ा ये है कि कैपेसिटी नहीं है। दूसरा इशू जो हमने आज शो में डिस्कस करना था लेकिन वक्त नहीं शायद मिल सका, हमने इकोनॉमी पे इतनी ज्यादा सहर हासिल कर ली कि हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर सके। करेंगे इसी की कंटिन्यूएशन। जी जरूर। तो FBR अगर टेक्नोलॉजी अच्छी अडॉप्ट करे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू उनके पास रियल टाइम डेटा आए लोगों के बारे में, वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो है वो FBR को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के हवाले से रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है FBR में, ताकि अगर आपके पास इंसान नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास कैपेसिटी हो टू एक्सपैंड द टैक्स बेस। जी, और वो अगर FBR करती है, और नेचुरली आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में लीडरशिप का भी फुकदान है और लोग इस विजन का भी फुकदान है कि लोग इस तरह लीडरशिप को पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल हो सकती है। और मैं अभी भी मेरा इस चीज पे कभी ईमान है कि FBR की जो लीडरशिप पोजीशंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी के लोगों को दे देनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी से निकाल के, ताकि वो इस तरह की मॉडर्नाइजेशन के हवाले से
रिफॉर्म्स एफबीआर के अंदर बिल्कुल ठीक, लागू कर सकें। तो मुझे लगता है इट्स अ गवर्नेंस एंड कैपेसिटी इशू बिल्कुल मोर देन एन इकोनॉमिक इशू, क्योंकि बिल्कुल इकोनॉमिस्ट इसको इकोनॉमिक पॉलिसी या टैक्स पॉलिसी के हवाले से देखते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन पेशतर टैक्स पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, लेकिन जब तक ये गवर्नेंस का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, आप टैक्स बेस आपने को बिल्कुल सही कहा। ब्रॉडन नहीं कर पाएंगे। बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका आने का, टाइम निकालने का, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि वाकई एक प्रोग्राम में रिजॉल्व नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी पे हमने बात करनी थी, वो हम नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर प्रोग्राम में विद इन अ वीक हम दोबारा इस पे प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन टाइम निकालने का। नाजरीन, प्रोग्राम क्योंकि क्लोज़ हो रहा है, क्लोजिंग पे मैं अगेन यही बात करूँगा कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको सर्टन डिसीजंस लेने चाहिए, और पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, सिस्टम किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।